हेलो एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो हमारे लास्ट वीडियो ऑन कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स को इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। ट्रेड और इंडस्ट्री ने कुछ डाउट्स रेज किए, जिसमें से मेन था जो नई कैटेगरी FSSAI में बनाई गई है ऑफ एरेटेड वाटर प्लस 5% फ्रूट जूस के नॉमेनक्लेचर को लेकर। FSSAI में उस नई कैटेगरी का नॉमेनक्लेचर है कार्बोनेटेड बेवरेजेस विद फ्रूट जूस, जबकि पुरानी कैटेगरी में नाम था कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेजेस और फ्रूट ड्रिंक्स। कुछ डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ का ओपिनियन है कि इस पर 18% टैक्स लगना चाहिए अंडर एंट्री एट सीरियल नंबर 24A ऑफ शेड्यूल 3 विच कवर्स रेजिडरी टैरिफ आइटम 2202 9990। कुछ डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ और कुछ एक्सपर्ट्स का व्यू है कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस विथ फ्रूट जूस ना तो प्लेन या एरेटेड वाटर जो 22/010 में है वहाँ कवर होंगे, और ना ही इसकी किसी सब क्लासिफिकेशन में ही आएंगे। इसलिए ये दूसरे सिंगल डैश अदर में आएंगे। लेकिन क्योंकि ये फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक भी नहीं है, इसलिए 2202 9920 में भी कवर नहीं होंगे, बल्कि यहाँ अदर 2202 9990 की रेजिडरी एंट्री में आएंगे, जिसका GST रेट 18% है। तो अगर इस ओपिनियन के साथ जाएं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है। अगर फ्रूट जूस कंटेंट 5% से कम है तो वो ड्रिंक 2202 1010 में एरेटेड वाटर की तरह क्लासीफाई होगा और उस पर 40% GST लगेगा। अगर फ्रूट जूस कंटेंट 5% से 10% है तो वो 2202 9990 में रेजिडरी एंट्री में कवर होगा और उन पर 18% GST लगेगा। लास्टली, अगर फ्रूट जूस कंटेंट 10% या उससे ज़्यादा है तो वो 2202 9920 में फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक की तरह क्लासीफाई होंगे और उन पे 12% GST लगेगा। क्या ये सिचुएशन लीगली परमिसिबल है? ये जो मेन हेडिंग 2202 है, इसमें दो ही तरह के बेवरेजेस कवर्ड हैं। एक तो स्वीटेंड या फ्लेवर्ड वाटर और दूसरे इनके अलावा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब जब कार्बोनेटेड वाटर विथ फ्रूट जूस की बात करते हैं तो दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो वो कार्बोनेटेड वाटर फ्लेवर्ड विथ फ्रूट जूस हो या वो फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक है। इसे अदर की रेजिडरी एंट्री 2202 9990 में कवर करना टोटली इलॉजिकल है। इसके लिए पहले हम रेजिडरी एंट्री टैरिफ में प्लेस करने का लॉजिक समझते हैं।
जो ड्रिंक्स स्वीटेंड या फ्लेवर्ड कैटेगरी से बाहर निकल गए, टैरिफ में उन्हें 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 2 से आइडेंटिफाइड नॉन एल्कोहलिक बियर, फिर 2 से आइडेंटिफाइड अदर। नॉन एल्कोहलिक बियर में वो ड्रिंक्स हैं जो फर्मेंटेशन से बनाए गए हैं एक नॉर्मल बियर की तरह, और उनमें अल्कोहल आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया गया है। और दूसरे डैश में बियर के अलावा जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो कवर्ड हैं, जैसे सोया मिल्क ड्रिंक्स, फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क और अदर। अदर में वो ड्रिंक्स हैं जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हैं लेकिन ऊपर किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो सकते हैं। रेजिडरी एंट्री रखने का पर्पस यही है कि ऐसे सभी ड्रिंक्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकल और पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ये रेजिडरी एंट्री रख के एवोल्यूशन के स्कोप को भी बनाया गया है। ये रेजिडरी एंट्री उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके टैरिफ में स्पेसिफिकली कैटेगराइज ऑलरेडी कर दिए गए हैं। ये एक सेटल्ड लॉ है कि रेजिडरी एंट्री एज लास्ट रिजॉर्ट यूज़ की जाएगी। कनॉट प्लाजा केस में सॉफ्ट सर्व FSSAI की आइसक्रीम के लिए दी हुई फैट रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा था। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल का जजमेंट रिवर्स करते हुए उस सॉफ्ट सर्व को एज आइसक्रीम क्लासिफाई किया, ना कि उसे रेजिडरी एंट्री में कवर किया। सिमिलरली मारुति ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में ईस्ट जो फंगाई की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन इशू था। कंटेस्टिंग एंट्रीज थी, एक तरफ केमिकल और दूसरी तरफ अनस्पेसिफाइड रेजिडरी एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसमें केमिकल्स के सभी ट्रैपिंग्स हैं, और जब डिस्प्यूट 2 एंट्रीज में हो, एक स्पेसिफिक एंट्री और एक रेजिडरी एंट्री, तब हमेशा स्पेसिफिक एंट्री को प्रेफर किया जाएगा। इसलिए मेरे हम्बल ओपिनियन में कार्बोनेटेड बेवरेजेस विद फ्रूट जूस रेजिडरी एंट्री 2202, 99, 90 में तो कवर नहीं होंगे। अब या तो ये फ्लेवर्ड वाटर की तरह क्लासीफाई होंगे जिन पे 40% GST लगेगा, या फिर फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स की तरह जिन पर 12% GST लगेगा। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में रीजंस डिस्कस किए थे कि क्यों इन ड्रिंक्स पर 12% GST लगना चाहिए और इन्हें फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स की तरह क्लासीफाई होना चाहिए। और अगर ऑफिसर्स ये समझते हैं कि इन पर 40% GST लग रहा है तो वो गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी, गवर्नमेंट के स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट है। GST रेट्स या टैक्स रेट्स गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमाइन नहीं करते, बल्कि गवर्नमेंट की डिक्लेयर पॉलिसी टैक्स रेट्स को डिटरमाइन करती। जब देश के प्रधानमंत्री खुद किसानों की मदद के लिए एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करने की बात करते हैं, तो टैक्स रेट्स भी उनके इस विजन को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए, ना कि उसे फेल करते हुए। आई होप you like this video and it was helpful. Thank you so much for watching it. I'll see you next time with another video. Till then, take care and have a good day. Bye bye.